प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। यदि बोल सकती तो बार बार दोहराती, देश प्रेम के दीवानों की अमर कथाएं गाती। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। काला पानी काल कोठरी, जेल जेल से नाता, 57 से शुरू हुई जो बलिदानों की गाथा, सड़कों पर लाठी और गोली, जेलों में उत्पीड़न, झूल गए फांसी के फंदे, हंस कर वो बलिदानी जन। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। हम आजाद देश को आगे आगे ले जाएंगे, लेकिन तीसराज जेलों को भूल नहीं पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे। ये खुशनुमा दिख रही झील हैदराबाद में है। नाम हुसैन सागर। अंग्रेजी शासन के दिनों में हैदराबाद की रियासत पूरे भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, पर तब यहाँ का जनजीवन आज की तरह तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नहीं था। बंद था, कैद था इसी झील की तरह। चारों ओर से क्रूर निजाम का शिकंजा कसा था। बाहर उठती लहरों पर पहरा था, इसलिए भाषा, संस्कृति, आजादी, हर तरह की ख्वाहिश भीतर ही भीतर तिलमिला रही थी। तल में झांक कर शाही निगाहों ने देखा ही नहीं। झील, पेड़ पौधे, घर मकान गूंगे हो गए थे। उनकी जुबान खुल नहीं पाती थी। 50% तेलुगु भाषी थे, 28% मराठी और 22% कन्नड़ा भाषी। लेकिन जबरिया बेगार के जोर ने सबका गला दबोच रखा था। पुराना हैदराबाद न सिर्फ यार वफादार हुकूमत बरतानिया था, बल्कि अंग्रेज़ों की हुकूमत की एक यूँ कहीं एक खंबा था। बल्कि हम लोग तो अपनी ज़बान में उसको अवाम का कैद खाना कहते थे, क्योंकि यहाँ पर उस निज़ाम की जो सल्तनत थी, शुरू में अगर आप देखें तो कुतुबशाहियों के दौर में पूरी तेलुगु टेरिटरी यूनाइटेड थी। बाद में आसिफ जाही ज़माने में इन्होंने रायलसीमा अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया, शुमाली सरकार उधर पहले फ्रेंच को दिया, फ्रेंच से अंग्रेज़ों ने ले लिया, तो तेलुगु टेरिटरी का बंटवारा हो गया। और मराठवाड़े का भी इधर आ गया, कर्नाटक के 2-3 ज़िले इधर आ गए, बाकी उधर तो मैसूर में। तो ये जो है ये एक ट्रेजिक डेवलपमेंट है और ज़रा थोड़ा एगोनाइजिंग भी है। एक ही ज़बान बोलने वाले बटे हुए, अलग अलग स्टेटों में बटे हुए, जहाँ पर जाना भी हो तो करोड़गिरी देना पड़ता था, कस्टम्स देने पड़ते। तो ये एक पोजीशन थी। और दूसरी बात ये थी कि तेलुगु, मराठी और कन्नड़ी पर कोई कुछ नहीं था। मतलब प्राइमरी एजुकेशन तक तेलुगु, मराठी, कन्नड़ी में नहीं था, उर्दू ही में सब कुछ होता था। पहले तो तालीम ही बहुत कम थी, स्कूल ही बहुत कम थी। तो एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, कल्चरल प्रॉब्लम था, दूसरे पॉलिटिकल प्रॉब्लम था, कोई आज़ादी नहीं। आपको हैरत होगी कि उस ज़माने में हैदराबाद में अगर आप कोई सोशल कल्चरल मीटिंग करना चाहते हैं तो 3 दिन की नोटिस देनी पड़ती थी। अगर कोई सियासी मीटिंग करना चाहते हैं तो 5 दिन की नोटिस देनी पड़ती थी, और गवर्नमेंट चाहे तो रोक दे सकती थी। तो अब ये जो है ये हालत थी उस ज़माने में। यानी यहाँ तक कि जब वहाँ पर
बंगाल में कैद हुआ लोग मर रहे थे, तो हमने कपड़े वपड़े जमा करने की एक मुहिम चलाई थी। उसमें एक पब्लिक मीटिंग हुई थी जहाँ नेहरू अपने मखदूम ने तकरीर की, और उस तकरीर में उन्होंने जाहिर है वाइसरॉय को कुछ बुरा भला कहा कि ये लोग ये हंगामा हो रहा है और बच्चे लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। चुनांचे कई लोगों ने कपड़े दिए और बहुत कपड़े जमा हो गए, मगर उस पर मखदूम पर मुकदमा चलाया गया कि तुमने अलिफ फॉर्म पर मीटिंग की थी और उसमें बे फॉर्म की तकरीरें की, यानी पॉलिटिकल तकरीरें। उनको 6 महीने की सज़ा भी हुई। तो ये जो है इस किस्म का हैदराबाद था वो। केरला की एक रियासत थी कोचीन। वहाँ बंदी बनाकर रखे गए युवा A.K. दामोदरन ने किसान आंदोलन याद करते हुए कहा, कोच्चि में एक छोटा किसान मूवमेंट था, लेकिन मलबार में बहुत बड़ा किसान मूवमेंट था। उसमें सबसे प्यारा नाम है A.K. गोपालन और KPR गोपालन, और उसके साथ राष्ट्रीय के साथ सामुदायिक भी आ गया है। वो तो त्रिवितांकुर से आ गया है। सबसे बड़ा मलयाली इस शताब्दी में कौन है, अगर आप मुझे पूछते तो मैं कहूँगा वो नारायण गुरु जी है। वो बदल गया समुदाय, और उनके पीछे बहुत समझ लिया। नंबूदिरी औरतों का पोजीशन बहुत खराब थी, और नंबूदिरियों में बहुत विप्लव और इनकलाब था। इससे सबसे बड़ा नाम है EMS नंबूदिरी, और उसके साथ मुसलमान लोग भी थे। अब्दुल रहमान खान, अब्दुल रहमान साहब, उनके पीछे मापला लहला है, मापला रबेलियन है। ये सब करके एक अच्छा पारंपर्य था केरल में। लेकिन मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। अगर चंबरान देखते तो और बरदौली देखते तो और भारत में बहुत ज़्यादा तो छोटा है, लेकिन हमारे छोटा मुल्क में बहुत छोटा लेकिन सुंदर एक आंदोलन था। गुलाम भारत में 20वीं सदी की शुरुआत बौद्धिक स्तर पर निडर संघर्ष से थी। कलम हथियार बनी, द हिंदू और कई पत्र पत्रिकाएं सामने आई। केसरी संपादक महाराष्ट्र के ओजस्वी नेता बाल गंगाधर तिलक भारतीय युवाओं के दिलों में अपनी गहरी जगह बना रहे थे। दक्षिण के युवाओं ने भी उन्हें अपना आदर्श मानना शुरू कर दिया। चिदंबरम पिल्लई ट्यूटिकोरिन व तिरुनेलवेली क्षेत्र में कामगारों के बीच काम करने की वजह से अंग्रेजी सरकार की आंखों में खटकने लगे थे। चिदंबरम पिल्लई और उनके साथी सुब्रमण्य शिवा जहां-जहां जाते अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग उगलते। उन्होंने अदालतों की दीवारों पर भी वंदे मातरम लिख डाला था। अंग्रेजी सरकार ने जब बंगाल के टुकड़े किए तो देश भर में विरोध की आवाजें उठी। विरोध का सिलसिला दक्षिण में भी जोर पकड़ता गया। उसमें अब स्वदेशी आंदोलन भी जुड़ गया था। अंग्रेज सरकार चिदंबरम पिल्लई से इसलिए भी नाराज थी कि उन्होंने अंग्रेजों के मुकाबले में एक सहकारी स्वदेशी शिपिंग कंपनी खोली थी। जेल की सीखचों में बंद महान देशभक्त चिदंबरम पिल्लई के साथ जुल्मों की वही कहानी दोहराई गई जो आगे पीछे देश की अन्य जेलों में घटित हुई। जेल के भीतर यातनाएं सहते जाने पर भी सिर न झुकाने की उनकी दृढ़ता ने उन्हें जन जन का आराध्य बना दिया था। तमिल के महाकवि सुब्रमण्य भारती ने 28 नवंबर 1908 को अपने साप्ताहिक पत्र इंडिया में लिखा, इस कठोर व्यवहार के बारे में सोचते हैं तो दिल धड़कने लगता है, और जब हम इसके बारे में लिखते हैं तो हाथ कांप उठता है। चिदंबरम के मनोबल को देखकर जेल में बंदी अपराधियों के हृदय पसीज उठे थे। वे उन्हें आदर के साथ कोलू चलाने वाला महापुरुष कहने लगे थे। बाहर भी लोग उन्हें इसी उपाधि से जानने लगे। लेकिन जब जेल की यातनाएं जारी रहीं, तो बंदियों ने एक साथ विद्रोह कर दिया। एक जेलर की कसकर पिटाई की। पूरे जेल में कोहराम मच गया। 34 कैदियों पर जेल में उपद्रव करने का मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे के दौरान चिदंबरम पिल्लई ने जो गवाही दी, विदेशी सरकार उसके लिए तैयार न थी। एक तरह से उन्होंने सारी जेलों में चल रहे अमानुषिक व्यवहार का पर्दाफाश कर दिया था।
गवाही में चिदंबरम पिल्लई ने निडर होकर कहा, जेल कर्मचारियों द्वारा बंदियों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा था। खाने में मिट्टी के डेले और कंकर पत्थर मिले रहते थे। उनसे बड़ी बेरहमी से काम लिया जा रहा था। इतना काम शारीरिक क्षमता से कहीं ज्यादा था और फिर किसी तरह से वे सुस्ता भी ना पाते थे। ऐसी खराब परिस्थितियों में बंदियों को गुस्सा आना ही था, सो आया। उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर कर दी जब उन्हें जेल में यह खबर मिली कि वंचीनाथन ने जालिम ऐश को गोली का निशाना बना दिया। आज़ादी के उन तूफानी दिनों में सुब्रमण्य भारती ने तमिलनाडु में स्वतंत्रता का शंखनाद किया। भारती के साथ ये विशेषता थी कि संयोग से उनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। उन्होंने पूरे भारत के साथ अपने को जोड़ लिया था। बहन निवेदिता से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी और उसके बाद दक्षिण भारत में बैठ करके उन्होंने स्वतंत्रता के लिए पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, अपनी देशभक्तिपूर्ण कविताओं के द्वारा, भाषणों के द्वारा और सामाजिक सेवा के क्रियाकलापों के द्वारा जनता में चेतना और नया जोश और उत्साह भर दिया था। भारती के सामने पूरे भारत का चित्र था और उनके लिए सभी वर्गों और जातियों के लोगों के ऊपर उन्होंने गाया है। आर्य भूमि का चप्पा चप्पा ज़मीन उनके लिए पवित्र थी और इस भूमि से प्रेम करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। उनकी कविताओं से वे प्रेरणा मिलती है। और बंगाल में जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम का गान किया था, उसको मूल मंत्र के रूप में अपनी कविताओं में उन्होंने उजागर किया और घर घर में यह गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ। वंदे मातरम एन्बोम एंगल मानिलतायै वणंगुदुम एन्बोम, वंदे मातरम एन्बोम। बोलेंगे हम वंदे मातरम, करेंगे वंदना मातृभूमि की। चिदंबरम पिल्लई ने जेल के भीतर भी अपनी लेखनी नहीं छोड़ी। उन्होंने जेम्स एलन की चर्चित पुस्तक एज अ मैन थिंकeth उठाई और कुछ ही दिनों में उसका तमिल में अनुवाद भी कर दिया, जो उनकी अन्य पुस्तकों के साथ प्रकाशित हुआ। बंगाल व उत्तर भारत में क्रांतिकारियों के बलिदानों की घटनाएं तेजी से घटीं। दक्षिण, जो वीवी सुब्रमण्य अय्यर जैसे देशभक्तों के जागरण उपदेश सुन रहा था, उद्वेलित हो उठा। कठोर हथकड़ी बेड़ियों वाली इमारतें हैदराबाद में जैसे हिल उठीं। छात्र आगे आए, आजादी के दीवाने। भला छात्राएं कैसे पीछे रहती? हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की तहरीक बढ़ती गई, उसी का असर जो है हैदराबाद में भी एक किस्म का हलचल पैदा हो गया। और हैदराबाद के लोग भी जो है कुछ करने के लिए वो लोग भी बेचैन थे। तो मुझे वो लोगों ने थोड़ा ये ज़मींदारों के साथ जो इनका साठगांठ रहता, अंग्रेज़ों के संगा परछाई में इनका जो रोल रहा, उससे मुझे ऐसा मालूम हुआ कि हमको पहले कुछ कदम उठाना चाहिए। तो मैं छुप छुप के और मीटिंगां करती थी और तो मैं ये तमाम प्रचार करती थी कि हमको जो है आज़ादी के लिए लड़ना है, तो हिंदुस्तान की आज़ादी नहीं बल्कि हमें हैदराबाद की आज़ादी भी उसके साथ ही साथ हमको हासिल करने की ज़रूरत है। मेरे को गिरफ्तार के बाद में पहले तो कंट्रोल रूम ले गए। वहाँ पर ज़रा मेरे को परेशान करे, कुछ वो बोलो ये तमाम चीज़ें। खैर मैं तो कुछ नहीं बोली। उसके बाद में दिन भर रख के फिर जेल में लेके गए। तो जेल में मुझे जाते समय एक वो लोहे का चिप्पा, वो एक थैला दिए, लेके जाके जेल में बंद कर दिए एक कमरे में, और उसमें बंद करके रखे। और दूसरे लोग आ रहे थे, कौन है, वो सब क्रिमिनल कैदी थे। वो लोग पूछते कि ये कौन है, क्या है, क्या ऐसा। तो मैं खामोश पड़े रहती थी। उसके बाद में दूसरे या तीसरे दिन उसी हालत में रही। वो खाना भी लाते थे तो वो कैदियों के बराबर एक कच्चे पक्के रोटियाँ और वो चिप्पे में दाल देते थे, वही लवे का एक लोटे में। तो खैर उसके बाद में मैं
तो खा नहीं सकती थी, वैसी पड़े रहती थी। उसके बाद में वो लोगों ने ये रियायत करा कि देखो ये खाना जो है नहीं खा सकते, तो आप जो है उनको राशन दे दीजिए। तो फिर हमारे को राशन दे देते थे, तो हम पका के खाना शुरू करें। अब इत्तेफाक से हमारे को पढ़ने के लिए ना किताब मिलता था, ना कुछ कर मिलता अखबार में। अब हमारे को जरा एक आदत थी ये आज़ादी के गाने की, तो बस उससे गा लेते हुए फिरते रहते। ऐ रक्त गुलाल से भर दे झोली, आज हमारी होली। ऐ रक्त गुलाल से भर दे झोली, आज हमारी होली। निर्मल जल और हरियाली भरे केरला को छुआछूत के सर्प ने डस रखा था। इस विष से मुक्ति पाने के लिए और लोगों के दिल जीत लेने के लिए त्रावणकोर के एक गांव वायकोम से सत्याग्रह की शुरुआत की गई। नारायण गुरु और उनके साथी क्रियाशील थे ही। वायकोम के नायक बने केपी केशव मेनन। ये सब सत्याग्रही बंदी बना लिए गए। पेरियार के नाम से बाद में विख्यात हुए ईवी रामास्वामी नायकर मदुरई से एक जत्था लेकर पहुंचे और बंदी बना लिए गए। वे वायकोम के वीर कहलाए। कुछ वर्ष बाद के लप्पण व अन्य नेताओं ने गुरुवायूर में ऐसा ही आंदोलन चलाया। के गोपालन और पी कृष्णा पिल्लई ने प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के डंडे खाए। दक्षिण में ये आंदोलन व्यापक हो गया। एक विशेष रेलगाड़ी में गांधी जी मदुरई पहुंचे। पवित्र मीनाक्षी मंदिर के द्वार हर दर्शक के लिए खोल दिए गए। ये भीतरी जीत थी। एक और बाहरी बड़ी लड़ाई गांधी जी ने सत्याग्रह से शुरू की। गांधी जी नमक कानून को तोड़ने दांडी यात्रा पर चल पड़े। उनकी देखा देखी अनेक तटों पर यही किया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने वेदारण्यम के लिए 15 दिन की यात्रा की अगुवाई की। के कामराज ने भी नमक बनाया। सभी पकड़े गए। आंध्र प्रदेश में शिविर लगे। कर्नाटका में 10,000 लोगों ने विदेशी नमक कारखानों पर धावा बोल दिया। देश की जनता में जोश का अंत न था। सबकी इच्छाएं, सबकी कर्मठता बापू में केंद्रित हो चुकी थी। सरोजनी नायडू उनके साथ साथ रहीं। तमिल के सशक्त कवि रामलिंगम पिल्लई के उद्गार हर जुबान पर थे। बिना खड्ग के, बिना रक्त के एक लड़ाई जारी है। जो शामिल होना चाहे आगे आए। और तब आया अगस्त सन 1942। 1942 का जो संग्राम था, गांधी जी का डू और डाई प्रोग्राम था, उनमें हम सब शामिल हुए थे, स्टूडेंट्स मद्रास से। उसको चलाते चलाते 43 आ गया। 43 में हम पकड़े गए हैं। उसका गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट के सामने पकड़े गए हैं। हम ट्रायल के बाद कन्विक्ट होके अलीपुरम जेल भेजा था। ये अलीपुरम जेल है, अलीपुर नहीं है, कलकत्ता का या यूपी का वो नहीं है, ये अलीपुरम था। ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में था। उस वक्त तो पार्टीशन नहीं हुआ था, सेपरेट आंध्र प्रदेश कर्नाटका वगैरह। वो तो कॉम्पोजिट मद्रास स्टेट था, मद्रास प्रेसिडेंसी था, उसमें था। वो कैंप जेल था पहले, वो वार प्रिजनर्स के लिए वो कन्वर्ट किया गया। उनमें तकरीबन 2000 प्रिजनर्स थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। उनमें से हम भी स्टूडेंट्स थे 50-55 लोग। और इसमें बड़े बड़े नेता भी थे हमारा पास साथ। डॉक्टर गोपाल रेड्डी थे, के अयंगार थे, कम्युनिस्ट लीडर, और बहुत ऐसे थे। कर्नाटका भी थे, सब स्टेट के थे उसमें। हम वहाँ जुल के, हम एक बड़ा से हॉल में हमको बंदी बना के रखा था। रात में बंद कर देंगे, सुबह खोल देंगे, और सारा बड़ा मैदान था, वहाँ घूम सकते थे। हम स्टडी क्लासेस रखे थे, भजन रखते थे और पेट्रियाटिक सॉन्ग्स सीखते थे, और अच्छा हुआ।
इसमें और एक्साइटिंग एक इवेंट भी हुआ। हमारा एक साथी था, वो कुमारन केरल का था, वो जेल ब्रेक करके चले गया, उनका हमने हेल्प किया, वो भी बहुत एक्साइटमेंट था। सुब्रमण्य भारती ने वंदे मातरम गाया। जी सत्यनारायण ने स्पष्ट कहा, गोरों का राज नहीं चाहिए। वल्लतोड़ ने बापू को कर्मयोगी कहा। केवी पुट्टप्पा ने आगे बढ़ने की बात कही। अपने प्राणों को लेखनी बनाकर अपने ही हाथों अपना बलिदान लिखा था स्वाधीनता सेनानियों ने। चाहे रानी चेन्नम्मा हो, चाहे पेड़ का प्रतीक बने वनवासी वीर पक्षसी राजा, चाहे अल्लूरी सीताराम राजू, चाहे राजा जी, चाहे के लप्पन, हनुमंतराव या बीडी जत्ती, हर एक ने अपनी अपनी लिपि में भारत मां के चरणों में यही तो लिखा था, मां मैं वंदना करता हूं, वंदे मातरम। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक क़वायद चालो चलन थे। इसका मतलब ये था कि स्टूडेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कोई तालिब इल्म यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी से इजाज़त लिए बग़ैर न किसी ऑर्गेनाइजेशन में शरीक नहीं हो सकता, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, अदबी हो, कुछ भी हो, और किसी प्लेटफॉर्म से कोई तकरीर नहीं कर सकता बग़ैर इजाज़त के। ये क़वायद चालो चलन यूनिवर्सिटी में नाफिज थे, जो दम घुटा देने वाले थे। उसके पहले एक वो हो चुका था, वंदे मातरम स्ट्राइक हो चुकी थी इन्हीं क़वायद के ख़िलाफ़, इन्हीं पाबंदियों के ख़िलाफ़। तो ये फिर ये हुआ कि 1939 शायद स्वामी रामानंद के जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो रिलीज़ हुए और उनका इस्तकबाल करने के लिए औरंगाबाद में एक बड़ा जलसा किया गया। क्योंकि मैं उस ज़माने में ऑल इलाहाबाद स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी था, उससे मुझसे ये कहा गया कि मैं उनका खैर मकदम करूँ स्टूडेंट तलबा तहरीक की जानिब से। मैं तकरीर किया, वो तकरीर यहाँ मकामी अखबारों में छप गई। जब कॉलेज खुला, जब मैं फाइनल में BA फाइनल में था, 1943 का वाक़या है, BA फाइनल था, तो मुझसे एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया कि ये तकरीर आपकी है, अगर है तो क्यों किया आपकी तकरीर। और तकरीर तो यकीनन मेरी है, और क्यों क्या सवाल है, मैं समझता मेरा हक़ है कि मैं तकरीर करूँ। आपको मालूम है क़वायद चालो चलन है, उसके तहत आपका तादीबी कार्रवाई की जा सकती है, मतलब आप आज़ाद हैं करने के लिए। फिर उन्होंने एक और प्रोफेसर के ज़रिए से कोशिश की मैं माफ़ी चाहूँ तो आपको बख्शा जा सकता है। मैं बोला मैं माफ़ी नहीं चाहता। 15 अगस्त सन 47 यूनियन जैक उतरा, तिरंगा लहराया, देश आजाद हुआ, रात कटी। कुछ देशी रियासतें बाद में मुक्त हो पाई। हैदराबाद में ये सवेरा कुछ देर से आया। नई पीढ़ी ने खुले आसमान में अपनी नाव खेनी शुरू कर दी। जब कोई इतिहास के जल में झांक कर देखता है तो ऐसे तमाम चेहरे नजर आते हैं जिन्होंने अपने जीवन को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उत्सर्ग कर दिया। कुछ चेहरों को हम पहचानते हैं, जैसे टी प्रकाशम। कुछ के नाम देखकर हमें वीरता भरा अतीत याद आ जाता है, और कुछ के न हम चेहरे जानते हैं न नाम। इन सब ने देश को समय की नौका आगे ले जाने में अपना योग दिया है। नाविक किशोर सही, उसके हाथों में जनबल है, उसे जाना है मंजिल से भी आगे। पड़ जाए पैरों में भले हथकड़ी का साज हो, आवाज वंदे मातरम हो, बसेरा जेल में या हो
शहीदों खेल में गो